हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 12 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर कलाम के आत्मकथा। डॉक्टर कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था और वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। इसमें आत्मकथा से मतलब है कि डॉक्टर कलाम अपनी कहानी खुद अपने शब्दों में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य जो कि चेन्नई में है के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उदारता की सच्ची भावना उनके अंदर थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी, यानी कि बहुत अच्छी पत्नीव्रता थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े और सुंदर माता पिता का, छोटी कदकाठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। कई सारे बहन भाई थे, उनमें से एक डॉक्टर कलाम थे। मम्मी पापा, उनके माता पिता बहुत सुंदर थे, लंबे चौड़े थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि मैं पता नहीं कैसे छोटी कदकाठी का और इतना सुंदर भी नहीं था दिखने में। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, लेकिन जो चीज जरूरत की थी वो हमारे घर में मिलती थी। वास्तव में मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंत और सादेपन से भौतिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से बीता। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। मेरे सामने केले का पत्ता मेरी माँ बिछा देती थी और उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी। किसके साथ? अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती थी उसके साथ। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती हैं। जब मैंने पिताजी से नमाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से अलग ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिता से ही विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। माँ से मतलब ईश्वर में विश्वास रखना और करुणा का भाव रखना, ये मुझे मेरी माता से ही मिला, ऐसा अब्दुल कलाम जी कहते हैं। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले, लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा और इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन और शमसुद्दीन इतनी सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय संदेशों का, बिना कहे संदेशों का यूं झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सका। जो भी उनकी इच्छा समझ से बाहर था वो उनसे पूछते थे और वो बड़े अच्छे से जवाब देते थे। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते, मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन अक्सर आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से में आया कोई भी तीर्थ यात्री करता, और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। जलालुद्दीन, जो कि उनकी बहन के पति थे, वो 15 साल उनसे बड़े थे। जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से 15 साल बड़े थे और उनको अच्छी अच्छी बातें वो करते थे, सिर्फ शिक्षित बातें और साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान, इन सब के बारे में ही वो उन्हें बातें करा करते थे उनके साथ। ठीक है, जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। ये वो कौन थे? वो जलालुद्दीन ही थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं 8 साल का था। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव
डाला गया। विश्व युद्ध हालांकि दूसरे देशों के बीच में हुआ था, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि जैसे मित्र देश होते हैं तो अपने मित्र से कहा जाता है साथ देने के लिए, तो ठीक इसी प्रकार से भारत से भी कहा गया था कि वो उनका साथ दें। तो इस वजह से जब भारत पर दबाव डाला गया था, सेना में शामिल होने का दबाव उन पर डाला गया था और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। अब वो चलती ट्रेन से अखबार के बंडल गिरा दिए जाते थे, रुकती नहीं थी क्योंकि ट्रेन। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश हुई थी जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है मैं ही मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी शास्त्री का बेटा था। जो रामानंद शास्त्री थे, वो जो रामेश्वरम मंदिर था, जिनके पास वो रामेश्वरम मंदिर से जब वो गुजरते थे तो तीर्थयात्री की तरह उसका आदर करते थे मंदिर का, उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। जब मैं रामेश्वरम की प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मतलब मुसलमान में एक टोपी पहनी जाती है उनके अपने धर्म के हिसाब से, तो ऐसे ही वो टोपी पहनी हुई थी उन्होंने भी। कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या करा, उन्हें उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआसी के भाव थे उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। ये देखो 2 बच्चे हैं, ये एक अब्दुल कलाम है और एक इसके दोस्त है और ये शिक्षक है। ठीक है। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए, है ना। मतलब छूतछात, धर्म के बारे में ऐसी बातें, ऊंच नीच वाली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में भी अंतः बदलाव आ गया। कहा तो पंडित है, पंडित होने के बावजूद भी जब हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करे तो वो तो एक शिक्षक है, तो इस भाव से उन्हें भी, उनके अंदर भी बदलाव आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आजादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी, क्योंकि अब उनकी शिक्षा वहां नहीं होती, अब कहीं बाहर शहर में जाकर होनी थी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब्दुल तुम्हें आगे पढ़ने के लिए जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और न ही हमारी जरूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपना विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीने वाला समाज था। उसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के प्रति कटिबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई थी। जैसे उनके माता पिता का ये विचार था कि बच्चों के अपने खुद के विचार होते हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चों का भी एक फर्ज हो जाता है कि वो भी अपने माता पिता के सपनों को समझे और उन्हें एक फर्ज की तरह पूरा करें। तो ऐसे ही अब्दुल कलाम की सोच थी और उनका सपना था कि वो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे, साकार करे। जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं अक्सर उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार
मैंने अपने मन के विचारों और मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पाना था और लक्ष्य ऐसे नहीं मिलता, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी घर की यादें ही भुलानी पड़ती थी, है ना। तो मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई 1989 ईस्वी को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण से पहले वाली रात को डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल के.एन. सिंह और मैं रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे, है ना। जब ये मिसाइल वाला परीक्षण होता है, बहुत बड़ा परीक्षण था हमारे भारत के लिए, तो रक्षा मंत्री के साथ वो घूम रहे थे। जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे, उस दिन पूरी चांदनी रात थी, ज्वार पूरे जोरों पर था, लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। क्या कल होने वाले अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे? ऐसे ऐसे विचार उथल पुथल उनके दिमाग में मची हुई थी, अब्दुल कलाम के दिमाग में, कि इतना सब कुछ हो रहा है, चारों तरफ नौचंदी सा फैला हुआ है, रक्षा मंत्री जी आए हुए हैं, घूम रहे हैं हमारे साथ, बातें कर रहे हैं, और अगर ये प्रक्षेपण सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? वो एक अंदर ही अंदर उन्हें एक डर सा खाया जा रहा था। क्या कल होने वाले अग्नि प्रक्षेपण कामयाब रह पाएंगे? यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन हम में से कोई उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। किसी और के दिमाग में वो ऐसी बातें नहीं लाना चाह रहे थे। सब खुश है तो खुशी रहना देना चाह रहे थे। लंबे चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? यह एक साधारण सवाल था, जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूं जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो धन दौलत को बहुत बड़ी चीज नहीं मानते थे। मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की जरूरत है। मैंने कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो, क्योंकि धरती माँ से ही तो पेड़ निकलेंगे, है ना। तो धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। रक्षा मंत्री ने पलट कर कहा, हम कल जरूर सफल होंगे, उन्होंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। किस टाइम पर? सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। यह किसी जैसे कोई बुरा सपना आता है उस रात के बाद जब एक खूबसूरत सुबह आती है, ठीक उसी तरह था। और मेरे जीवन का सबसे सुखद ये पल था। 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी बनाई। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और मुझे 1 दशक पूर्व मिले पद्म भूषण, यानी कि उनसे 1 दशक पूर्व उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका था अब्दुल कलाम को, और अब उन्हें पद्म विभूषण मिल रहा था। उसकी याद उनकी ताजा हो आई। मैं आज करीब करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा कमरा, जिसमें मुख्य रूप से किताबें, कागज के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर था। अब भी मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी उनमें कोई ऐसे ऐश्वर्या वैसी चीजें मतलब नहीं आई जो सजावटों से भरपूर हो, ऐसा उनके अंदर अभी भी नहीं आया था। वो उसी तरह साधारण आदमी थे। मेस का बैरा मेरे लिए इडली और सांभर का नाश्ता लेकर आया। वह मुस्कुराया और मुझे बधाई दी। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मेरे हृदय को छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वहां पैसा काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? तो देखिए, ऐसे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो चाहते तो देश विदेश में जाकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश में रहना और उसका मान सम्मान बढ़ाना अपना गौरव समझा। तो आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।